आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 7 है और लेक्चर 6 और 7 में हमने बेसिकली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई डिस्कस किया है। ठीक है, और ऐसे ही हम 4 4 5 5 चैप्टर को ग्रुप करके ऐसे क्लासेस लेंगे। ठीक है, और फिर जब हो जाएगा फिर हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो चाहे यहाँ पे देखो, ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से पढ़ा करो। उससे आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़ेगी। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपके सामने मॉक्स में क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन हल्का सा देखते ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का है। तो आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने का वेट मत करो, आप पहले पॉज करके क्वेश्चन खुद से पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझा करो क्या कह रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आदत डालो, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 300। ठीक है, द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री। मतलब अगर आप 3 आइटम खरीदते हो तो आपको 1 आइटम फ्री मिल जाएगा। मतलब अगर आप 3 बोतल लेते हो तो आपको 1 बोतल फ्री मिल जाएगा, या 3 शर्ट लेते हो आपको 1 शर्ट और फ्री मिल जाएगा। ये बात हो रही है। In addition to this, a further 10% discount on the amount payable on the buy 3 get 1 free scheme price was being offered to anyone making purchase worth more than 10,000। मतलब बाई 3 गेट 1 तो फ्री आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आपको 10% का एक और डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग किए तो आपको ये तो मिलेगा ही, साथ में 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, या आप ऐसा कह लो ना कि देखो ये भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। डिस्काउंट मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा पैसा। मतलब आपको, जैसे यहाँ पे 10% डिस्काउंट है, मतलब आपको 10% वैल्यू डिक्रीज करके देना पड़ेगा। मतलब ये डिक्रीज है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज है और फर्दर डिक्रीज हो रहा है 10%। मतलब ये सक्सेसिव डिक्रीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो रमेश ने 18,000 की शॉपिंग की है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रमेश को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, अगर 18,000 की शॉपिंग की है तो 10,000 से तो ज़्यादा है। तो 10,000 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसको दोनों डिस्काउंट मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसका मतलब समझो, फिर हम पहले सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। लेकिन हम इसका मतलब एक बार देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल आप दुकानदार आप एक कस्टमर बन के दुकान पे पहुंच चुके हो। ठीक है, अब जैसे बोल रहा हूँ वैसा सोचना। आपको बाई 3 गेट 1 फ्री है। सपोज आप शर्ट खरीद रहे हो, बाई 3 गेट 1 फ्री, मतलब अगर आप 3 खरीदते हो तो आपको एक फ्री मिलेगा, मतलब आपको 4 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको 4 शर्ट दिया गया है, आपको 4 शर्ट मिला है, आपको 4 शर्ट दिया गया, और आप पैसे कितने का दे रहे हो, आप पैसे 3 का ही दे रहे हो। यही तो हो रहा है। मतलब आपने 4 शर्ट खरीदी, आपको 1 शर्ट का डिस्काउंट मिला। यही तो हो रहा है भाई, 4 शर्ट आपको मिली लेकिन आपको पैसे 3 का ही देना। मतलब कहीं ना कहीं आपको 1 शर्ट का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि आपके पास 4 शर्ट आ गई है लेकिन आप पैसा 3 का दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 1 शर्ट का डिस्काउंट है। मतलब कहीं ना कहीं आपको 1/4 का डिस्काउंट है। कहीं ना कहीं आपको मतलब 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब बाई 3 गेट 1 फ्री का मतलब सिंपल है, 25% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या निकला, 25% डिस्काउंट। ये मतलब तो है इसका। ठीक है, मतलब आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर आप 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर आप 10,000 से ज़्यादा जो कि यहाँ पे किया है, तो मतलब बेसिकली इसको 2 डिस्काउंट मिलेगा। एक 25% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, साथ में एक इसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले इसकी जो भी वैल्यू थी उसमें 25% वैल्यू घटा दी जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें फर्दर 10% वैल्यू घटा दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीज। अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला जनरल याद कराता हूं, उसको पहले देख लो, फिर हम इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन था, पहले बात इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, बस आपको इसका नेट डिस्काउंट निकाल देना, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ। इससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। मतलब सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब है कि मैंने पहले किसी वैल्यू को इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। ठीक है, ये हो गया। या तो मैंने किसी वैल्यू को डिक्रीज किया और फिर मैंने उसको डिक्रीज किया, ये सक्सेसिव डिक्रीज हो गया। या तो मैं उसको इंक्रीज करूं या फिर उसको डिक्रीज कर दूं। मतलब आप ऐसे समझो ना कि मैंने क्या किया, मैंने किसी वैल्यू को बढ़ाया, बढ़ने के बाद जो वैल्यू है उसको मैंने फिर से बढ़ा दिया, तो ये सक्सेसिव इंक्रीज है। किसी वैल्यू को मैंने घटाया, जो आया उसको मैंने फिर से घटा दिया, जो कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, या मैं उसको इंक्रीज करूं पहले और फिर घटा दूं,
या तो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं पहले डिक्रीज करूँ और फिर बढ़ा दूँ, ऐसे भी तो कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि नेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, मतलब आपने ऐसा तो किया लेकिन ओवरऑल कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, सिंगल फॉर्मूला होता है। क्या उसका फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये एक्स वाई क्या है? बेसिकली आप इसको x% से इंक्रीज कर रहे थे, इसको y% से आप इंक्रीज कर रहे थे, इसको आप x% से इंक्रीज कर रहे थे और फिर y% से, सॉरी x% से डिक्रीज फिर y से डिक्रीज, x% से इंक्रीज y% से डिक्रीज, या x% से डिक्रीज और y% से इंक्रीज कर रहे थे, तो वही आपका नेट कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसका फॉर्मूला ये। अब आपको एक बात समझनी है ना सर, आप तो कर रहे हो सर, ये तो ऐसे तो सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कभी कभी माइनस आता है बीच में, कभी प्लस आता है, क्यों आता है मैं बता रहा हूँ। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। इंक्रीज का प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस। तो अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ कोई वैल्यू तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू निगेटिव लूंगा। अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ तो पहले इंक्रीज की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, फिर डिक्रीज की वैल्यू निगेटिव लूंगा, ठीक है। अब डिस्काउंट के केस में क्या होता है? डिस्काउंट के केस में ये दोनों निगेटिव है ना भाई, डिस्काउंट का मतलब ही होता है निगेटिव, मतलब आप माइनस कर रहे हो। तो अगर मैं इसको डिस्काउंट का केस लूँ, अगर मैं डिस्काउंट का केस लूँ, ये डिस्काउंट का केस है, डिस्काउंट का केस, तो आप देखोगे डिस्काउंट के केस में क्या हो रहा है? माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आएगा, यही तो आ रहा है। तो अगर मैं ना यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस कॉमन ले लूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? ये माइनस है सिंपली डिस्काउंट को डिनोट कर रहा है, कि आपका ये माइनस मतलब नेट डिस्काउंट है। अगर आप माइनस को हटा दो ना, माइनस मत देखो, तो बेसिकली इतना डिस्काउंट होगा नेट। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट बोला मतलब कहीं ना कहीं इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट होगा नेट। अगर आपको एक्स डिस्काउंट और वाई डिस्काउंट दिया जाता है तो नेट डिस्काउंट आपका क्या रहा है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन कहाँ से आप ये समझ रहे हैं ना? अब इससे आपको मैंने इसलिए बताया ना, क्योंकि अगर कोई वैल्यू x% बढ़ाई जाए और फिर y% डिक्रीज की जाए, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, तो आपको सिंपल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे माइनस वाई लिखना है, और यहाँ पे भी आपका माइनस ही आ जाएगा क्योंकि आपका x पॉजिटिव है माइनस, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद कर लो एक बार, डिस्काउंट का सिंपल ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, ये फॉर्मूला डिस्काउंट का याद कर लो, जो येलो के अंदर लिखा है ना, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है, डिस्काउंट का, नेट डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट का मतलब ये कि यहाँ पे निगेटिव अपने आप समझ जाओ कि उसका मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि 25 और 10 का डिस्काउंट मिला, तो आपको नेट डिस्काउंट निकालना है। तो क्या करोगे? 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100, मतलब माइनस 2.5 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 35, मतलब 32.5 का आपको नेट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब नेट डिस्काउंट में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहे हैं ना, मतलब माइनस को अपने आप कंसीडर कर लिया गया है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था ये, मैंने इतना समय आपको चीज़ें बताई है, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल से मतलब समझ लो कि 20 सेकंड का था। मतलब आपको थोड़ा समझना है, क्या समझना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि भाई बाई 3 गेट 1 फ्री और साथ में 10% का डिस्काउंट दोनों मिलेगा। इसका मतलब है 25%, इसका मतलब है 10%, 25 और 10 का 25 प्लस 10 माइनस 2.5 मतलब 32.5 आंसर आ गया है, ठीक है। मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखो, कह रहे कि अ स्टोर डिक्लेयर्स अ डिस्काउंट स्कीम एज बाई वन शैम्पू बॉटल एंड गेट 60% ऑफ ऑन अनदर शैम्पू ऑफ सेम क्वालिटी। मतलब सिंपल कह रहा है कि आप एक बोतल खरीदे, ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी बोतल खरीदते हो तो आपको 60% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है स्टोर का। अगर ईच शैम्पू बॉटल जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 60% कम है मार्क प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस इसका 100 है तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, मतलब 60% कम है ना, तो 40 हो जाएगा। तो अगर आप ये है ना, बाई वन शैम्पू बॉटल एंड गेट 60% ऑफ ऑन द अनदर, मतलब अगर आप दो बोतल खरीदते हो, दो दो बोतल शैम्पू खरीदते हो तो आपको कितने का मिलेगा? देखो, अगर दूसरी बोतल पे देखो तो दूसरे बोतल का भी सीपी इतना होगा, एमपी इतना होगा, ठीक है। लेकिन आप बेच कितने में रहे हो? इसको तो आप एमपी पे बेच रहे हो, लेकिन दूसरे वाले पे आप 60% ऑफ पे बेच रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे वाले को आप कितने पे बेच रहे हो? आप 40 पे बेच रहे हो। पहले को 100 पे, दूसरे को 40 पे बेच रहे हो। तो अगर मैं सीपी देखूँ तो सीपी कितना है? सीपी आपका 80 है दो का, और दो का आपका एमपी सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है? 140 है। तो कहीं ना कहीं इसको 60 का प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं? 80 पे। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा 75% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना है, बाकी कुछ नहीं। अब ये तो फेवरेट है भाई, डिस्काउंट स्कीम फेवरेट एसएससी का। आप देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2024 का है, ये 2022 का है। ठीक है, तो डिस्काउंट स्कीम देख लो, बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, लेकिन हैं ज़्यादा हार्ड है नहीं, ईजी ही है। सबसे फेवरेट टाइप कौन सा है? जहां पे आप देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब आपको दो 15% का दो डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे 25/5 का मिल रहा है, यहाँ पे 20/10 का मिल रहा है, और यहाँ पे 30 का मिल रहा है सिंगल डिस्काउंट। तो अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा 15/15 आपका 30 होता है, यहाँ पे 25 और 5 आपका 30 होता है, 20 और 10 30 होता है, और 30 आपका 30 है। मतलब आपको दिख रहा है ये चारों का जो डिस्काउंट का सम है ना वो 30 है, मतलब बराबर है। तो आप एक चीज याद रखो, इफ सम ऑफ डिस्काउंट्स सेम है तो गैप ज्यादा, देन जिसमें गैप ज्यादा रहेगा उसका डिस्काउंट ज्यादा रहेगा। सिंपल सा फंडा, डिस्काउंट ज्यादा रहेगा, गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे ना, तो ये बेसिकली 15-15 2 है, ये 15% और 15% 2 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 और 5 है, यहाँ पे 20 और 10 है, और यहाँ पे 30 आपको एक दिख रहा है, तो आपको दूसरा दिखना पड़ेगा। तो दूसरा बेसिकली 0% है भाई, पहला 30%, दूसरा डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, मतलब एक ही डिस्काउंट दे रहा, तो दूसरा आप 0 मान सकते हो। अगर आप गैप देखो ना, गैप, तो आपको दिख रहा होगा 15-15 में जो गैप है वो 0 का है। मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं, यहां पे गैप 0 का है, यहां पे 25 और 5 में जो गैप है वो 20 का है, यहां पे 10 का गैप है, और यहां पे आप देखो 30 और 0 में गैप जो है तीसरे का। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं डिस्काउंट का वो लिख दूं ना, ऑर्डर, डिस्काउंट ऑर्डर लिख दूं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप किसमें है? फोर्थ में। तो फोर्थ में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। इसके बाद आपका सेकंड में डिस्काउंट है, इसके बाद किसमें डिस्काउंट है? गैप ज्यादा किसमें है? थर्ड में है, तो थर्ड में डिस्काउंट है। और सबसे लास्ट में किसमें डिस्काउंट है? एक में डिस्काउंट है। गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा। तो आपसे पूछा क्या है कि अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम? तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम किसमें होगा? देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से सुनो भाई, जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा, जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा उसका तो सेलिंग प्राइस सबसे कम होगा ना भाई। जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा उसका सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आप में से आधे लोग क्या सोचोगे कि डिस्काउंट ज्यादा पूछ रहा है, जो जनरली पूछता है, लेकिन आपसे डिस्काउंट ज्यादा नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो जिसमें सबसे कम डिस्काउंट होगा उसका सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम डिस्काउंट आपका फर्स्ट वाले में है, तो आपका स्कीम फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, और ये तभी अप्लाई करते हैं गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा, जब आपका डिस्काउंट, सम ऑफ डिस्काउंट सेम हो तभी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट देखूं, तो नेक्स्ट में बच्चा क्या करेगा ना, बच्चा करेगा यार यहाँ पे जो डिस्काउंट का गैप है, यहाँ पे जो गैप है 5 का है, यहाँ पे जो है 15 का है, और यहाँ पे आपका 33 का है। लो भाई यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सम जो है ना भाई, यहाँ पे सम 35 का है, यहाँ पे सम 35 का है, लेकिन यहाँ पे सम 33 का है, तो यहाँ पे आप वो ज्ञान नहीं लगाओगे। लेकिन फिर भी अगर मैं इन दोनों में बात करूँ ना, डिस्काउंट ज़्यादा है, आपसे पूछा क्या है, द सेलिंग प्राइस मिनिमम किस में है? यहाँ पे मैक्सिमम पूछा था ना, मैक्सिमम। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिनिमम किस में होगा? जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा, डिस्काउंट ज़्यादा, सेलिंग प्राइस मिनिमम, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपल निकालना है कि किसमें डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों में तो आप निकाल सकते हो ना वैसे, इन दोनों में बिना सॉल्व किए। कैसे भाई? इसमें गैप है 5 का, इसमें गैप है 15 का, तो गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा, मतलब इसमें डिस्काउंट ज़्यादा, तो ये तो आपका ऐसे ही कट गया। पहला वाला तो आपको वैसे भी आंसर नहीं होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये और इसमें मुझे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सम है ना वो 35 नहीं आ रहा, मतलब मुझे अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो अरे यार, अभी तो हमने ऊपर सीखा ना, 25 और 10 का जो डिस्काउंट होता है, हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो 25 + 10 - 25 × 10 अपॉन 100, अरे x + y - xy अपॉन 100 ही तो किया था। तो ये आपका कितना रहा? आपका 32.5 आ रहा है। तो आप देखो इसमें 32.5 आ रहा है, यहाँ पे 33% का डिस्काउंट, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें है? इसमें डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट थर्ड में मिल रहा है, फिर आपका डिस्काउंट सेकंड में मिल रहा है, क्योंकि हमने वो तो गैप से देख लिया था, और फिर आपका डिस्काउंट ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट का ऑर्डर है। आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 और 25, ठीक है,
और भी अलग अलग दिया है। अब आपको देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है दोनों में। इसमें आपको क्या लग रहा होगा, बाई 4 गेट 6 है, यहाँ पे बाई 5 गेट 3 फ्री है। इसका मतलब समझ लो, दोनों का मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखो बाई 5 गेट 3 फ्री का मतलब ये है कि आप 5 खरीद रहे हो, आपको 8 चीज़ें मिल रही हैं। 5 खरीदने पे आपको 8 चीज़ें मिल रही हैं, मतलब 3 चीज़ें फ्री, मतलब 8 चीज़ें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप 8 चीज़ें खरीदे हो, आपको पैसा 5 का देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 का डिस्काउंट मिल रहा है 8 पे। तो 3/8 का आपको डिस्काउंट, 1/8 मतलब 12.5, तो 3/8 आपका 37.5, 37.5% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बाई 4 गेट 6 है, मतलब आप 4 खरीद रहे हो, आपको 6 मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 6 फ्री वाला लिखा है, यहाँ पे गेट 6 फ्री नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 4 खरीदते हो आपको 6 मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं आप 6 आइटम ले रहे हो, आपको पैसा 4 का ही देना पड़ रहा है। ये है मतलब इसका, यहाँ पे आपको 6 फ्री नहीं मिल रहा है, आपको टोटल 6 मिल रहा है। अगर आपने कपिल शर्मा शो देखा है तो उसमें एक एपिसोड है जिसमें उसका वो वाला कैरेक्टर है, आथू वाला जो कैरेक्टर है ना, उसमें उसने शायद दुकान लगाई थी, अब कैरेक्टर मुझे याद नहीं कौन सा था। उसमें लिखा था बाई 1 गेट 1। ठीक है, तो वो आता है कि वो, उसको लगता है कि भाई एक पे एक फ्री है, तो वो सामान मांगता है तो वो उसको एक ही देता है। ठीक है, तो कहता है भाई एक और दो, यहाँ पे तुमने बाई 1 गेट 1 लिख रखा है, तो कहता है भाई बाई 1 गेट 1 लिखा है, बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं लिखा है। मतलब बाई 1 गेट 1 का मतलब है कि एक खरीदोगे एक मिलेगा। समझ रहे हो, उसने भी ये दिमाग लगा लिया था जो एसएससी अब लगा रही है। समझ रहे हो, वैसे एसएससी ने 22 में लगाया था, सॉरी। ठीक है, सुनो, तो ये बाई 1 गेट 1 का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझो। अगर आपसे पूछ ले कि बाई 1 गेट 1 में डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है बता दो। बाई 1 गेट 1 में कितना उसका है, बाई 1 गेट 1 में डिस्काउंट आपका 0% का है। लेकिन बाई 1 गेट 1 फ्री में डिस्काउंट कितने का है, मतलब आप 2 आइटम खरीद रहे हो, आपको पैसे एक का देना, मतलब 50% डिस्काउंट है इसमें। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये है डिफरेंस। मतलब 6 आइटम खरीदो, 4 का पैसे देना पड़ेगा, मतलब 2 का डिस्काउंट, 2/6, मतलब कहीं ना कहीं 33% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे कैसे डिस्काउंट निकालो, यहाँ पे सक्सेस से निकाल लो। 25 + 15 - 25 × 15 डिवाइड बाई 100। तो कहीं ना कहीं आपका 40 माइनस कितना हो रहा है, आपका 250 और 125, 375, 3.75। तो कहीं ना कहीं जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है 36.25। ये तो आ रहा है डिस्काउंट। तो आप देख लो कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। बेस्ट फॉर कस्टमर, यहां पे भी ध्यान देख लो भाई, कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा, ये भी देख लो। बेस्ट फॉर कस्टमर, अरे यार आप गए दुकान पे, आपके लिए बेस्ट क्या, आपके लिए बेस्ट ये ना कि डिस्काउंट ज़्यादा मिले, डिस्काउंट ज़्यादा मिले। आपके लिए तो ये बेटर है ना भाई, डिस्काउंट ज़्यादा मिले। और बेस्ट फॉर शॉपकीपर क्या है, शॉपकीपर के लिए डिस्काउंट कम मिले, कम, या आप कह लो सेलिंग प्राइस ज़्यादा, यहां पे कह लो सेलिंग प्राइस कम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कस्टमर ज़्यादा, डिस्काउंट ज़्यादा, डिस्काउंट सबसे ज़्यादा किसमें आपको सेकंड वाले में दिख रहा है, तो आपका सेकंड स्कीम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका सेकंड स्कीम जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाई 25 एंड देन डिक्रीज बाई 16, उसका हमें बताना है कि मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला भाई, x + y + xy/100 ये यूनिवर्सल फार्मूला है। तो आपने यहाँ पे 25% इंक्रीज किया है लेकिन 16% घटाया है, और यहाँ पे प्लस तो रहेगा लेकिन 25 × -16 रहेगा। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट माइनस ही लिख दो ना, ज़्यादा सही रहेगा। यही तो हुआ भाई। ठीक है, तो 25 और 16 था ना, तो 25 में से आपका 20 जा रहा है ना, तो मतलब 5% आपका क्या हो जाएगा, 5% कोई +5 आया है, मतलब कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है ना वो इंक्रीज हुआ है 5% से। ठीक है, तो यूनिवर्सल फार्मूला से आपको बहुत आराम से आ गया ये चीज़। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 8 देन डिक्रीज बाई 3 टू गेट इतना। अब देखो यहाँ पे जब आप वो अप्लाई करोगे ना, तो आपको दिक्कत क्या आएगी, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपने तो चलो कर दिया कि पहले 8 से इंक्रीज कर दिया, फिर 3 से घटा दिया, फिर आपने क्या किया 8 × 3/100 कर दिया। अब ये होगा इतना परसेंट डिक्रीज कर गया है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मतलब बेकार तरीका है यहाँ के लिए, बेकार तरीका, क्योंकि मान लो अगर मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा कुछ भी आ गया, जैसे 5 में से भी आप क्या घटा दोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे तो 5 आएगा, फिर 5 में से आपका 0.24 जाएगा, मतलब 4.76 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना परसेंट घट गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका 95.24 इसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे,
और फिर आपको 5%, मतलब कितना बेकार तरीका आप देख रहे हो। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको यही लगा दो तुरंत, इसको आप ऐसे करो। सिंपली कैसे करना है, आपने मान लिया कि नंबर जो है वो पी है, आपने नंबर पी मान लिया, पी को आपने 8% से इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने 27/25 कर दिया, क्योंकि 4% आपका 1/25 होता है ना, तो 25 में 2 आप जोड़ दो तो आपका 27 हो गया। देन डिक्रीज बाय 3%, ठीक है, इसकी वैल्यू 2619 आ रही है, यही तो आ रही है। तो आपको पी का 5% निकालना है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 7 7 49 होता है, मतलब 9 लास्ट में आ रहा है, और आपको दिख रहा है ये 9 दूनी 18 होता है, और आपका 10 तिहाई, क्योंकि ये देखो ये 9 दूनी 18, मतलब 18 ज़्यादा होगा, साथ में ये आपका 100 के पास है, और ये आपका 27 मतलब 30 के पास है। तो कहीं ना कहीं 3000 से कम आएगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही साफ साफ यहाँ पे दिया है, जो कि मुझे ऐसे लग भी रहा है कि भाई यही आना चाहिए। तो मतलब ये आपका पूरा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं पी की जो वैल्यू आपकी 2500 आ चुकी है, लेकिन आपको 5% पूछा, मतलब 1/20 पूछा है, तो आप ऐसे काट दो तो 25 आपका 125 हो जाता है। तो पी की वैल्यू आपकी 125 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम, ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट। तो फॉल्टी वेइंग मशीन के कारण उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। मैंने आईएमआर में अर्थमेटिक में सबसे ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अटैच की है, ऐसे मतलब समझ लो 7 8 वीडियो ही हैं, तो उस और छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उनको जरूर देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठूंगा ना तो हमारा 20 से 30 मिनट चला जाएगा, जो कि मतलब बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो आप जाके उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और वो आईएमआर का पार्ट नहीं है, वो आईएमआर का पार्ट नहीं है, वो मैंने यूट्यूब की वीडियो इस वजह से अटैच की जिससे आपको यूट्यूब पे ना जाना पड़े, आपको यहीं पे चीज़ें सिस्टमेटिक मिल जाए। अब बच्चों क्या सोच रहे हैं कि सर जो आप यूट्यूब पे करा रहे हो वही यहाँ पे चिपका दिए, ऐसा कुछ नहीं, वो आईएमआर का पार्ट नहीं है। जैसे कल मैंने अभी पंडित लाइव कराया, तो मैं चाह रहा था कि उसको यहाँ पे अटैच कर दूँ, आपको फालतू में यूट्यूब पर ना जाना पड़े, आपके लिए वो चीज़ काफ़ी आरामदायक हो जाए। लेकिन मैंने इस वजह से अटैच नहीं किया क्योंकि बच्चों को लगेगा कि सर आप यूट्यूब वाली ही यहाँ पे करा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात। आईएमआर के 25 30 लेक्चर अलग से हैं, वो अलग से आएंगे, आप इस बात को समझो, थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो जो राइस 1 किलो राइस का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹X है, ठीक है। अब क्या हुआ, मशीन को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया, जिसकी वजह से वो 950 की जगह 1000 ग्राम शो कर रहा है, मतलब कि शॉपकीपर 950 ग्राम ही दे रहा है कस्टमर को, लेकिन उससे 1000 का प्राइस ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा है। और मैंने बताया था जब भी चीटिंग करे तो शॉपकीपर का फायदा हो रहा है, और शॉपकीपर का अगर फायदा हो रहा है तो आपको एक बात समझनी है, छोटी वैल्यू इधर लिखना है, बड़ी वैल्यू इधर लिखना है। क्यों? क्योंकि ये सी आपका सीपी होता है और ये एसपी होता है। तो फायदा होता है, तो जब फायदा तभी होता है जब आपका सीपी कम हो, एसपी ज्यादा हो। तो सिंपल मैंने आपको बताया था, छोटी वैल्यू आप लेफ्ट में लिखा करो, क्योंकि लेफ्ट में आप सीपी लिखते हो, राइट में आप एसपी लिखते हो। तो कहीं ना कहीं आप 950 और आपको 1000 वैल्यू दिख रही है, तो छोटी ये हो गई, बड़ी ये हो गई, और आपको पता है शॉपकीपर का फायदा हो रहा है। साथ में ₹X का वो सामान मैंने मान लिया एसपी आपका वाई है, वाई मैंने एसपी वाई मान लिया, बेच रहा है। अब आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या करते थे, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे, फिर देखते थे कितना प्रॉफिट हो रहा है, यही तो करते थे। तो वही चीज मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर ये 20 था तो ये 30 आता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ 950x, ये सीपी अपन एसपी में लिख रहा हूँ, जो कि आपका 20/23 आ रहा है। तो यहाँ से आपका 0 से 0 चला गया। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप 95 × 23 कर दोगे, ठीक है। 2185 डिवाइड बाई 2 भी कर दूं मैं, तो 109 2.5 आएगा, उसमें 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर मैं y की वैल्यू बताऊँ ना तो 1.0925x आएगी, ठीक है, जो कि आपका 10925x, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था, आसान सा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझ गया ना तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। A milk vendor mixes water with milk, and by selling the mixture at the cost price he gains 16 find the ratio of milk to water in the mixture। अगर आप बहुत ही लेमन की भाषा में समझो ना, बहुत ही लेमन की भाषा में, तो आप ये समझो कि ये है दूध, इतना है दूध मेरे पास, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो यही लगा होगा। अब मैं इसमें इतना पानी मिला रहा हूँ, इतना पानी मिला रहा हूँ, और मैं उसको बेच रहा हूँ किस पे, दूध के कॉस्ट प्राइस, मतलब बेचूंगा उसको मैं इतने पे ही बेचूंगा भाई, क्योंकि ये भाई मानो इसमें इतना दूध है, इतना पानी मिलाया है, तो भाई जो कस्टमर उसको तो ये लग रहा है ना कि इतना, ये आपको जो पिंक कलर वाला है, जो भी इसको कलर को कह लो, तो कस्टमर को तो लग रहा है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ ना,
तो इसने खरीदा इतने में है, बेच इतने में रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको इतने का प्रॉफिट हुआ है, इतने का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, इतने पे हो रहा है। ये क्या है भाई, ये आपका है पानी, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका है मिल्क। ठीक है, तो आपसे वही मिल्क और वाटर का ऐसे पूछा है, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, जितना आपने, ये जो हिस्सा है इतना प्रॉफिट हो रहा है इस पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये है आपका वाई, ये है वाई मान लेता हूं, और ये मान लेता हूं ये है आपका एक्स। तो वाई का प्रॉफिट हो रहा है एक्स पे, यही तो वाई का प्रॉफिट हो रहा है एक्स पे, इंटू 100 कर दूं तो ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कि 16 सही 1/4 है, जो कि 65/4 दिख रहा है, 65/4% दिख रहा है। तो यहां से मैं थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करना चाहूं, और हमें बताना क्या है, भी तो देखो हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मतलब मुझे एक्स रेशियो वाई निकालना है, एक्स रेशियो वाई निकाल लेता हूं भाई। तो एक्स रेशियो वाई जो आ रहा है वो 400/65 आ रहा है। अगर मैं इसको काटूं 5 से, 13, 20, तो कहीं ना कहीं आपका 80/13 आ रहा है। अरे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्स बाई वाई होगा ना, तो 80/13, जो कि आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन थे 80 13 13 80, तो आपको ध्यान से देखना था क्या आपका आना चाहिए, तो 80/13 आएगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, फिर से समझा दूंगा, एक बार फिर से समझ लो, हल्का से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से अगर देखना अगर आप, तो देखो मेरे पास दूध है इतना, इसमें मैंने इतना पानी मिलाया है, तो मैंने खरीदा दूध को तो भाई इतने में होगा ना, इतने में ही तो खरीदा होगा, इतने में। ठीक है, मैंने खरीदा होगा इतने में, अब मैंने पानी मिला के कर दिया इतना, तो भाई जो कस्टमर खरीद रहा है उसको लग रहा है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, इतना इतना पैसा दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसको इतने का प्रॉफिट हुआ है, कितने किस पे हुआ है, इतने पे हुआ है। तो इसकी वैल्यू थी वाई, इसकी वैल्यू थी एक्स, तो कहीं ना कहीं y/x इंटू 100 का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो बस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लो ना, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो वहां पे आप फंस जाओगे, आप सोच नहीं पाओगे मतलब कैसे करें क्या करें। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट अ 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट अ 40% प्रॉफिट, ही गेन्स 20% ऑन द होल, दो क्वालिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया है, हमेशा, कि जब आपको कभी पूरे पार्ट का प्रॉफिट लॉस पता हो, या आपका सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी पता हो, पूरे पार्ट का, अब इस पार्ट के एक हिस्से का यहाँ पे पता हो प्रॉफिट लॉस या कुछ भी दिया हो, और बचे हुए हिस्से का यहाँ पता हो, मतलब आपको मैंने क्या बोला, जैसे मान लो आपको एक हिस्से का पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ एवरेज मान लो, या कुछ भी मान लो प्रॉफिट या कुछ लॉस या आपका इंटरेस्ट कुछ भी पता हो, दूसरे हिस्से का पता हो, अब इन दोनों को मिला के टोटल का पता हो, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, आपको हमेशा एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही चीज, कि एक पार्ट का 10% प्रॉफिट है, दूसरे पार्ट का 40% प्रॉफिट है, और होल पे 20% प्रॉफिट है। तो आपको पता है भाई इनका जो रेशियो होगा, मतलब ये कितना हिस्सा किस रेशियो में है, मतलब जैसे मानो ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा है, तो ये कितने अमाउंट में कितना रेशियो होगा उसका, वो नीचे निकल के आ जाता है। अब इसको कैसे निकालते हैं आपको पता है ना भाई, इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे लिख दो जो कि 20 आएगा, फिर इसका डिफरेंस देखो यहाँ लिख दो जो कि 10 आएगा, जो कि 2:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अब 2:1 क्या है, मतलब ये आपका 2 रेशियो में, जो आप 10% पे जो इन्वेस्ट किए, जो 40% पे इन्वेस्ट किए हो, तो ये 2 रेशियो में है और ये 1 रेशियो में है, मतलब अगर टोटल 3 है तो उसमें एक हिस्सा आपका 40% पे इन्वेस्ट किया गया है और दो हिस्सा आपका 10% पे इन्वेस्ट किया गया है। तो 1000 का तीसरा हिस्सा इस पे इन्वेस्ट किया, मतलब 1000/3 कर दो, तो आपका एक हिस्सा निकल के आ जाएगा, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, बहुत आसान था कि नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 6 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अतुल अतुल सोल्ड 2 sacks ऑफ राइस फॉर इतना ईच, ऑन वन ही गेन 20% एंड अदर ही लॉस 20%। मैं आपको बता दूं, ये बात आप याद कर लो, ये याद कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद कर लो। एसपी अगर सेम है, इफ एसपी सेम है, और एसपी सेम है, और आपका n% का ही लॉस हो रहा है और n% का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, n% का ही लॉस हो रहा है और n% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका एसपी सेम है तो ओवरऑल जो आपको होगा, ओवरऑल जो आपका होगा वो लॉस ही होगा, लॉस ही होगा, और कितने का लॉस होगा, n²/100 का लॉस होगा। इसको आप याद कर लो, ये याद कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस पे बेस आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, इस साल भी आया है। मैंने आपको क्या बोला, अगर एसपी सेम है, यहाँ पे आपका एसपी सेम है और n% का ही प्रॉफिट n% का ही लॉस हो रहा है अगर, तो
तो आपका जो ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछेगा तो ओवरऑल आपको लॉस ही होगा पहली बात। और कितने का लॉस होगा? n²/100 का। तो यहाँ पे 20% का ही लॉस हो रहा है और 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल आपको क्या होगा? ओवरऑल आपको लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 20² 100, मतलब आपका 4% का लॉस होगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर 3000 ईच विद नो लॉस एंड प्रॉफिट इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा है। इफ वन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो हमें बताना है कि दूसरे पे लॉस कितने का हुआ है। और आपको पता है कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आपको इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्यों काम नहीं है? ध्यान से देखो, आपने एक को कितने पे प्रॉफिट बेचा है? 25% का प्रॉफिट बेचा है। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ लो कि आप 80 की चीज 100 में बेच रहे हो। ठीक है, 80 की चीज 100 में बेच रहे हो और आपको पता है आपने दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा है। सेम प्राइस मतलब आप दूसरे को भी सेम प्राइस पे ही बेचोगे। लेकिन अब आपको एक बात पता है कि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हमारा बराबर है। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो है भाई, सीपीएसपी सेम होगा ना, तो ये 200 आना चाहिए, तो ये भी 200 आना चाहिए। 200 कब आएगा? जब आपका ये 120 होगा। ये 120 होगा तभी आपका भाई, यहाँ पे देखो ना, ये आपका 120 80 मिलकर 200 बना रहा है, ये आपका 100 मिलकर 200 बना रहा है। तो आपका एसपीसीपी सेम। फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनो। आपने 25% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 80 से 100। और भाई आपका सीपी से, मतलब अगर आपने पहले को 100 पे बेचा है तो दूसरे को भी 100 पे बेचोगे। लेकिन आपका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ पे 200 में बेचा है तो 200 में ही खरीदा होगा। तो 200 में खरीदने के लिए इसको 120 में खरीदना पड़ेगा, तभी तो भाई 200 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपका कॉमन सेंस है। ठीक है, तो मतलब 220 की चीज आप 100 में बेचना, 1/6 आ जाएगा, जो कि आपका 16 सही 2/3 होता है मेरे ख्याल से। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है? आपका 20/120 ही तो आ रहा है। तो आपका 1/6 ही तो आ रहा है, जो कि आपका 16.67% ही तो होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न ऑन 150,000 एट एन 8% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन अ ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता ना तो मैं इसको तुरंत निकाल देता, मतलब जो 1.5 लाख है ना उसका 4% का 4% निकाल देता, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि भाई यहाँ पे 8% क्या है? अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो 8% आएगा, और अगर सेमी एनुअली होगा तो आपको पता है 4% प्लस 4% और प्लस 4 का 4%, जो कि 0.16 होता है, तो 8.16 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? 0.16। 0.16 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? बेसिकली 0.16 क्या है? 4% का 4% ही तो है। तो आपका कहीं ना कहीं इसका आप निकाल दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 × 15 वैसे कितना होता है आपको पता है कि 225 और 15 जोड़ दो 24 करके आएगा कुछ, तो आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो चीज ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ वो एक बार ऑब्जर्व कर लो। ऐसे तो आपका आंसर आगे आपको दिख रहा है ना, आराम से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा समझना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं हाफ ईयरली करूँ, मतलब बेसिकली आपको क्या बताना था यहाँ पे? 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था, जब वो एनुअली और सेमी एनुअली हो। अगर मैं सेमी एनुअली निकालता तो क्या आता? 4%, 4% और 4% का 4%, यही तो आता। 4% का 4% आता। अगर आप एनुअली निकालते तो 8% आता। तो अगर आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये आपका 8%, ये आपका क्या है? ये आपका सीआई है जब ईयरली है, और ये आपका सीआई है जब हाफ ईयरली है। इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। अगर आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा अलग तरीके से देखो अगर इसको, तो ये अगर मैं आपको बोल दूंगा 4% मान लो पर एनम है, और आपको 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालना है। मैंने क्या बोला? 4% रेट है। अब आपको 2 साल का एसआई सीआई निकालना है। तो एसआई कितना था? 4%, 4%, 8% आता। और सीआई कितना था? 4%, 4% और 4 का 4% यही आता। तो जो डिफरेंस है वो यही तो है। और मैंने एसआई सीआई का डिफरेंस 2 साल के लिए क्या बताया था? पी का R%। तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है आपका एसआई सीआई का डिफरेंस 2 साल के लिए। इस 2 साल को इन्होंने 6-6 महीने में ब्रेक कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, 6-6 महीने में ब्रेक कर दिया है। 2 साल को 6-6 महीने में ब्रेक कर दिया गया। और रेट क्या है? रेट 4% है। तो आप अगर इसको देखते ही पहचान लोगे बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, ये इसका आपका 4% का 4% है। 4% का 4% 1/25 का 1/25 है। तो ये गया 6 बार, ये गया आपका 4 बार, 240 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। समझ गया? मतलब देखते ही आप जान जाओगे कि ये बेसिकली जो 2 साल में बातें चल रही थी ना उसको 6-6 महीने में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया था
कि SI/CI का डिफरेंस 2 साल का कितना होता है, P का R% का R%, ठीक है। और यहाँ पे 10% था, मतलब B का 1/10 का 1/10। मैंने कहा कि CI डिफरेंस जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का होता है वो P के R% का R% होता है। अब मुझे सेकेंड थर्ड का निकालना, तो मैं पहले फर्स्ट सेकेंड का निकालूंगा और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फर्स्ट सेकेंड का पहले निकालता हूं मैं, तो फर्स्ट सेकेंड का ये आ गया, ये आपका फर्स्ट सेकंड का आ गया। अब मुझे सेकंड थर्ड निकालने के लिए मैं सिंपल 11/10 कर दूंगा, 11/10, क्योंकि रेट 10% है, जो कि 1/10 मतलब 10 में 1 बढ़ रहा है, मतलब 11 से 10, मतलब 10 से 11 जा रहा है। अब मुझे थर्ड फोर्थ का निकालना है, तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट सेकंड का निकालना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट सेकंड का निकाला, इसमें 11/10 कर दूंगा तो सेकंड थर्ड का निकल जाएगा, फिर 11/10 कर दूंगा तो थर्ड फोर्थ का निकल जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, मुझे एक बार इसका मतलब बताओ। इसका मतलब क्या है, कम CI डिफरेंस फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, मतलब भाई एक साल में आपको CI इतना मिला है, फर्स्ट ईयर में आपको CI इतना मिला है, सेकंड ईयर में आपको इतना मिला है। तो आपको एक साल में इतना CI मिला है, 2 साल में इतना मिला, तो मतलब जो सेकंड ईयर में CI मिला है ना, वही आपका फर्स्ट, वो आपका 1 और 2 ईयर में CI का डिफरेंस क्या होगा, जो सेकंड ईयर पे CI मिला होगा। अब सेकंड ईयर पे CI निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले एक साल के बाद अमाउंट निकाल लेना है और उसका R% कर देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक साल के बाद अमाउंट निकाल लिया, तो एक साल के बाद मेरा अमाउंट हो गया इतना, और इसका मैं क्या कर दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट साल, मतलब सेकेंड ईयर पे, जो कि 1/10। अगर मुझे 2 और 3 ईयर का निकालना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थर्ड ईयर का CI होता है। सिंपली थर्ड ईयर CI कितना होता है भाई, पहले मैं 2 साल के बाद अमाउंट पे पहुंच जाऊंगा, ये 2 साल के बाद अमाउंट पे पहुंच गया, इसका 10% निकाल दो, वही आपका CI आ जाएगा। इसका क्या है, सिंपल फोर्थ ईयर CI है, ये फोर्थ ईयर का CI है। तो पहले मैं 3 साल के बाद अमाउंट पे पहुंच जाऊंगा, 3 साल के बाद मेरा इतना अमाउंट हो गया, इसका 1/10 कर दूंगा, तो ये मेरा फोर्थ साल का CI निकल के आ जाएगा, जो कि 3 और 4 साल के CI का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। देखो मैं आपको हमेशा बताया हूं कि जब 2 ईयर की बात होगी ना, 2 ईयर की, तभी आपका P इंटू R/100 इंटू R/100 होगा। 2 ईयर की बात होगी तभी। अगर 3 ईयर की बात हो रही फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 4% रेट दिया है, देखो 4% रेट दिया है, मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा 25 से 26 हो रहा है, और 3 साल के लिए, तो मतलब 25 के क्यूब से 3 का 26 का क्यूब कर दूंगा, तो आपका कहीं ना कहीं ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और इसका जो डिफरेंस है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट है, साथ में आपको पता है 25 इंटू, मतलब आपका पैसा ये आपका हो जा रहा है 25 इंटू 25 ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर मैं इसका SI निकालूं, तो SI कितना भाई, 4% है ना, 4% है, मतलब कहीं ना कहीं 1/25, और ये 3 साल के लिए, मतलब इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये इसका SI आ जाएगा, ये इसका SI आएगा, ये इसका CI आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा, और फिर मैं, ये मेरा 1 का वैल्यू आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इसके इक्वल कर दूंगा, वहां से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर मैं इसकी वैल्यू, मुझे मुझे अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, क्योंकि आपसे सम पूछा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू होगी, कहीं ना कहीं ये मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा। तो एक बार देख लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि मुझे पता है इसका मल्टीपल होगा, तो एक बार इसको देखो ना, ये आ कितना रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो आपका ना कंपाउंड, ये बड़ी बड़ी वैल्यू, कोई पॉइंट वगैरह में नहीं आ रहा, तो किसी का मल्टीपल ही होगा। तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, ये क्या है बेसिकली, ये 25 इंटू, इसका मैं 5 इसको दे रहा हूँ, 5 इसको दे रहा हूँ, तो 125 इंटू 125 हो चुका है, मतलब 125 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 25 लिख लो, और फिर 12, और उससे एक ज़्यादा 12 इंटू 13 कर दो, 156। तो कहीं ना कहीं यार आपको एक ही जगह दिख रहा है, आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं भाई, इसका आप इंटू 2 करोगे तो मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसका हाफ भी करोगे बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे पास पास वैल्यू है सारी, मतलब समझ रहे हो कि ये ऑप्शन है, यही इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप मल्टीपल देख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, a person invested a certain amount at a rate of 12% simple interest and another amount at a 10% simple interest. He receives an annual interest of 130, ठीक है, मतलब एक साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो 130 का मिलता है। अगर वो इंटरचेंज कर देता, मतलब जो आपने पहला पैसा 12% पे किया था उसको आप 10% पे कर रहे हो, जो दूसरा पैसा आपने 10% पे किया था उसको आपने 12% पे कर दिया, तो आपको 4 रुपये और मिला, मतलब आपको 134 मिल रहा है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। अब लिखने के लिए आप 12% कर रहे हो ना, तो आप शुरू की वैल्यू थोड़ी अच्छी मानना, जैसे मैंने मान लिया कि पहला पार्ट 100A था और दूसरा पार्ट 100B था। मैंने 100A 100B इसलिए माना जिससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी लगे, काफ़ी साफ सुथरी दिखे,
ठीक है। अब मैंने पहले को 12% पे अगर किया है सिंपल इंटरेस्ट तो आपको 12A इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे को हमने 10% पे किया तो आपको 10B इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो 130 रुपये का मिल रहा है। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब 12% पे आपने अब इसको इन्वेस्ट कर दिया और 10% पे आपने इसको कर दिया है, तो मतलब 10A मिलेगा और 12B मिलेगा, तब आपको 134 रुपये मिल रहा है। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो 22A प्लस बी की जो वैल्यू आ चुकी है वो 264 आ चुकी है। मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू आ चुकी है वो कहीं ना कहीं 12 आ चुकी है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है 12% पे। तो आपने 12% पे इसको इन्वेस्ट किया, मतलब आपको 100A की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, अब देखो। आप इसमें कहीं डाल दो। पहली बात तो आपको ए की वैल्यू निकालनी, मतलब आपको बी को एलिमिनेट करना है। बी को आपको क्या करना है, बी को आपको एलिमिनेट करना है, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब आप इससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपका 2A की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 10 आ रही है। इंटू आप क्या कर दो, इंटू 50 कर दो, क्योंकि आपको 100A की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपको 100A की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 500 आ रही है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस आपको ये समझना है ना कि आप थोड़ी बड़ी वैल्यू मानो, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी साफ सुथरी दिखे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाई 5, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 30 पर डे, वाइल द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर पर हेड जो है वो 2 रुपये से कम हो जाता है। तो आपको ओरिजिनल टोटल डेली एक्सपेंडिचर बताना है। अब आप में से काफ़ी लोग हो गए ना जिसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको इनिशिएट कैसे करें। तो आपसे जो सबसे पहले पूछा है ना, आप इसको मान लो कि ये मानो एन दिया है, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो एन आएगा। एन एन क्या है? एन टोटल डेली एक्सपेंडिचर, मतलब डेली आपका इतना खर्चा हो रहा था। ओरिजिनल मतलब हो रहा था, पहले की बात है, अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन मतलब टोटल खर्चा एन का हो रहा है। अच्छा, आपको एक बार पता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स को मैं पर हेड, मतलब एक बंदे पे कितना खर्चा हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि नहीं? टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे जो एन है ये ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब पर डे इतना खर्चा हो रहा था। ये नंबर ऑफ पर्सन है और ये पर पर्सन पे इतना खर्चा हो रहा है, तो आपका पर डे इतना खर्चा हो रहा है। अब मुझे यही लिखना है। अब मुझे न्यू का, इसके रिस्पेक्ट में मैं न्यू वाला लिखूंगा कि न्यू पे कितना खर्चा हो रहा है। तो पहले 45 लोग थे, अब 50 लोग हो गए, 5 से बढ़ेगा मतलब अब 50 लोग हैं। ठीक है। अब एक बात बता दो, आपको पता है कि पर हेड जो है वो पर हेड खर्चा 2 रुपए से कम हो गया। तो पहले कितना था भाई? आपने नंबर ऑफ पर्सन लिख दिया, अब आपको पर हेड लिखना है, पर हेड। ठीक है, पर हेड खर्चा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको पता है टोटल खर्चा कितना हो रहा है। अब 30 रुपए से टोटल खर्चा पड़ गया पर डे का, मतलब आपका यहाँ पे n+30 आ रहा है। ये नए लोग हैं ना भाई, और यहाँ पे नया पर हेड खर्चा है और यहाँ पे नया एक्सपेंडिचर है टोटल। तो पहले पर हेड खर्चा जो था वो n/45 था। n/45 भाई, n टोटल खर्चा है, 45 लोग हैं तो n/45 ही तो हुआ। ठीक है, n/45 था, लेकिन अब वो 2 से कम हो गया। मतलब अब जो नया खर्चा आ रहा है पर हेड वो n/45 -2 है। टोटल 50 लोग हैं, इसको बस आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो 10n/9 दिख रहा है, -100 दिख रहा है, इक्वल्स टू आपका n+30 दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे 130 दिख रहा है और यहाँ से मुझे n/9 दिख रहा है और यहाँ से मुझे n की वैल्यू 117 दिख रही है, जो कि मेरा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। मतलब अगर आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखना है तो इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा आसान बन गया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू पर हेड एक्सपेंडिचर, पर हेड, स्पेलिंग सही लिख दो, पर हेड एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वैसे यहाँ पे पर डे की बात हो रही है तो पर डे लिखना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंटेज। अब आपको ना कोई भी नंबर मान लो, आपका आंसर वही आएगा। कोई भी नंबर मान लो, तो मैंने 1 मान लिया क्योंकि 1 से मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। वैसे कुछ भी मानो वो चला ही जाएगा, लेकिन आप 1 मानो ना, क्यों कुछ और मानना। तो मैंने मान लिया 1। अब हो कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि एक स्टूडेंट ने 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसको करना 4/3 से था। अच्छा, 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर 3/4 से करेंगे तो मतलब उसका आंसर 3/4 आया है।
लेकिन आना कितना चाहिए था, 4/3 आना चाहिए था। मतलब आप देखो 4/3 इसका आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 3/4। तो आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज एरर है। तो आप इसको ऐसे कर लो, तो 16 आना चाहिए था आंसर, लेकिन आंसर आ रहा है 9। ना कहीं 7/16 का एरर है, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 175/4, 4×4 = 16, 4×3 = 12.75, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे अगर मैं एक और देखूं, क्या कह रहा हूं कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 855 इंस्टेड ऑफ 5/8, मतलब 5/8 उसका आंसर मैंने माना 1 माना है मैंने, तो उसको 5/8 से मल्टीप्लाई करना चाहता, मतलब उसका आंसर 5/8 आता क्योंकि मैंने नंबर को माना है 1, लेकिन वो 8/5 से कर दिया, तो भाई अब आंसर क्या आएगा 8/5। तो मतलब 25 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 64। इंटू 4 कर दो क्योंकि मुझे 100 के रिस्पेक्ट में बहुत ही इजिली निकल जाता है। मतलब 100 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 256 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 156% का यहाँ पे एरर आ चुका है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन 3/5 इज डिक्रीज्ड बाई 2/5, मतलब 3/5 में से मैं 2/5 घटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, हिंदी में देख लो, यहाँ पे 2/5 है, 2/5। तो मैंने क्या बोला कि 3/5, सुनो पहले बात तो ये समझो, आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज कितना है। तो देखो भाई ओरिजिनल 3/5 है कि नहीं, ओरिजिनल और न्यू का मैं रेशियो लेके वहां से परसेंटेज निकाल लूंगा। तो ओरिजिनल 3/5 है, अब 3/5 में से मैंने 2/5 घटा दिया, मतलब 1/5 आ गया। ठीक है, एंड इसको मैं फर्दर इंक्रीज कर दिया हूँ 20% से, तो फर्दर इंक्रीज कर दिया 20%, मतलब 6/5 कर दिया हूँ। तो अब आपको बताना है, तो आपका 5 से 5 गया, आपका 15 से आपका चला गया 6, ये आपका 5 और आपका चला गया 2, तो आपको दिख रहा है 3 घट गया है, 5 मतलब 60% से डिक्रीज कर गया है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द कॉस्ट ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 25%, बट इट कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 30%। तो हमें क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताना है एक्सपेंडिचर में। अब ये एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर होता है आपका कंजप्शन इनटू प्राइस, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर। तो पहले कंजप्शन क्या हुआ, कंजप्शन आप देखो, पहले बात तो कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गया है 25% से, मतलब 4 से हो गया है 5, ये आपका कॉस्ट है। और क्या लिखा है, कंजप्शन जो है वो आपका डिक्रीज कर गया है 30% से, मतलब 10 से हो गया है 30। तो आपने ये लिखा था प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिखा था, और ये आपने लिखा था कंजप्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर। तो पहले एक्सपेंडिचर आ रहा था 40, अभी एक्सपेंडिचर आ रहा है आपका 150। ठीक है, सही कर रहा हूँ कि नहीं, 40 और 150, सॉरी ये क्या किया है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7 आएगा ना भाई, क्या कर दिया मैंने, ये 7 है तो ये 35 है। तो 5/8 दिख रहा है आपको, 5/40 दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1/8, मतलब कहीं ना कहीं 12.5% डिक्रीज कर गया है, डिक्रीज। तो 12.5% डिक्रीज कर गया है, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट ऑफ 8,000 इल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 904 इन 2 ईयर्स। देखो पहली बात तो ये समझो ना, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया कि SICI जो होता है ना, 2 साल के लिए अगर 10% से रेट कम है तो बराबर, लगभग बराबर होता है, बहुत ही कम का डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं 10% लेके चलो, जो मैक्सिमम मान लेता हूँ 10%, तो आपका 1% का सिर्फ फर्क होता है। आपका SICI में एक का 20 आता है, एक का 21 आता है 2 साल के लिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10% से कम रेट है, मतलब 6, 8, 10, 5.5, मतलब उससे कम है, कहीं ना कहीं SICI बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लगभग 900 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं 900 का निकाल लूँ, 900 इसका कितना परसेंटेज है उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरा ये SI निकल के आ जाएगा। और मुझे पता है SICI लगभग बराबर होता है। तो मुझे बस ये पता करना है कि ये कितना परसेंटेज, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे लगभग आंसर पता चलेगा कि आंसर लगभग कितना आएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो आपको दिख रहा है, अगर मैं थोड़ी सी, मतलब मैं इसको परसेंटेज में नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा देखता हूँ बस कि लगभग कितना है। आपको पता है भाई 800 इसका 10% होता है कि नहीं, 8,000 का 10% 800 ही तो होगा। और 1,000 जो होता है इसका 12.5% होता है। लेकिन मुझे 900 निकालना, तो कहीं इसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 11%, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 900 जो है ना, 900 ये 11% समथिंग SI है, लेकिन ये तो CI वाला 11% से थोड़ा सा कम ही है, मतलब ऐसा कम ही सा रहेगा, समझ रहे हो। तो अगर आप 6% निकालते तो भाई ये 6 और 6, अगर 2 साल का CI की बात करूं तो 6 × 6/100, मतलब आपका समझ लो 12.36, तो आपका यही आ जाएगा।
लेकिन आपका यही 11 दशमलव समथिंग आ रहा है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और इससे ज़्यादा वाले तो पॉसिबल नहीं है। आपका एक ही ऑप्शन बचा और आपको दिख रहा है ये भी आपका 2/5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 इंटू 5.5 इंटू अपॉन 100, तो कहीं ना कहीं 11 दशमलव समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, 11 प्लस समथिंग ही तो आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा ये है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली आपको फिर से बता रहा हूँ मैंने किया क्या, मैं बस सोच के किया और मुझे कम से कम इसको करने में 7 से 8 सेकंड लगा होगा। कैसे, मैंने देखा भाई कि ये 900 जो है ना, मुझे पता है कि 810% तो वो 12.5 होता है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 11% के आसपास आएगा, 11 दशमलव समथिंग आएगा। और यही आपका 12% से ज़्यादा हो जा रहा है भाई, 6+6 प्लस समथिंग वाला 12 दशमलव समथिंग आ गया, तो ये ज़्यादा आ गया, तो ये दोनों तो पॉसिबल है, आपका एक ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो बिना पेन उठाए आप इसको कर सकते हो। जैसे अगर मैं नेक्स्ट देखूं, ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4th ईयर इज इतना, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6th ईयर इज इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो 4 साल के बाद आपका अमाउंट इतना है, 6 साल के बाद इतना है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये पैसा आपका इतना है, 2 साल बाद जाके आपका इतना हो जा रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आप ये मत देखो कि ये 4th ईयर के एंड पे, ये 6 साल के एंड पे, आप ये देखो कि ये आज है, 2 साल बाद ये हो रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा 2 साल। अगर आप देख रहे हो ना तो ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, ऐसे सोचो। और 2 साल है तो कहीं ना कहीं मुझे पावर ऊपर ले जाना है, क्योंकि भाई जो रेट निकलता है वो पर एनम निकलता है। तो बेसिकली आपको इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, या आप इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। लेकिन आपको पर एनम करना, तो आपको ये पता है कि ये 2 साल में हो रहा है, तो 1 साल में एक्स से वाई हो जाएगा, तो आपको ऐसे करके रेट निकालना है। मतलब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि आपको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, ये पैसा 2 साल बाद इतना हो जा रहा है, तो आपने 0 से 0 को काट दिया, और आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 दिख रहा है ना, तो आप 15 से काट दो इसको, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर बन चुका है। तो 10 का स्क्वायर और इसको आपने 15 से काटिया, तो 15 से काटने में कितना आएगा, मैं एक बार लिख दूँ क्या, लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सही रहे। ठीक है, मैंने 15 से काट दिया, 15 से काट दिया मैंने इसको, तो क्या आ जा रहा है ये 15×1=15, 10, 15×6=90, तो आपको दिख रहा है ये 10 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर है। मतलब आपका पैसा 1 साल में 10 से 13 हो जा रहा है, 2 साल में इतना हो जा रहा है, तो 1 साल में कितना 30%। समझ में आया कैसे करना है। मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो 4 साल और 6 साल का एंड था, मतलब 2 साल का गैप था। 2 साल का गैप है तो मुझे पावर में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, और जो बेस होगा, बेस को बस बेस से मुझे पता चल जाएगा कि कितना इसका रेट आ रहा है पर एनम। ठीक है, कृष्णा कृष्ण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 25,000 इन 2 पार्ट्स, ही अर्न 11% per annum simple interest on part first and 10% per annum compound interest compounded annually on part 2. If the total interest received by him after 2 years is इतना, देन मुझे बताना है इतना। तो मैंने क्या किया, आप इसको ऐसे मानो 100A 100B, 2 पार्ट ऐसे माना करो जिससे हमारी आगे की कैलकुलेशन ईजी रहे। अब बताओ 11% पर एनम 2 साल के लिए है ना, 2 साल मतलब 22%, मतलब 22A मिलेगा इस पे कितना 10%, 10 का सक्सेसिव भाई, 10% आज 10% टू और 10 का 10% कहीं ना सक्सेसिव है, क्योंकि भाई कंपाउंड में फर्दर इंक्रीज होता है। तो 10+10+10 इंटू 10/100 बेसिकली 21% आएगा, तो ये 21 भी आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ये जो ये है ना 100A प्लस 100B, ये इसका पार्ट था ना भाई, इसका 2 हिस्सा है ना, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका इतना आ रहा है। और ये आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है 5370। तो अगर मैं थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से अगर मैं 100 से काट दूँ ना, ये पूरा काट दूँ, तो ये आपका A+B जो आ रहा है वो आपका 250 आ रहा है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इस 11% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था भाई, ये 100A की वैल्यू बतानी, मतलब मुझे एक वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू को एलिमिनेट कर दूंगा। तो मैंने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और 50, तो आपका 525 आ रहा है, मतलब 5250 आ रहा है। इसको मैं इरेज करके लिख दूं क्या, 5250 आ रहा है। इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, लेकिन आपको 100A की वैल्यू बतानी है, तो 12,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको करने का बेस्ट तरीका आपका यही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, उसको आप जरूर समझने की कोशिश करना। ये बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है और आप ऐसे जगह कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है,
तो कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ ₹15,500 इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 4%, 6% एंड 10%. एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 स्कीम्स. तो आपको बताना है कि कौन सा सम 6% पे इन्वेस्ट किया गया है. अब आप एक बात ये समझो ना कि आपको पता है भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी अपन 100 होगा. यहाँ पे टी हर जगह सेम दिया है. तो मतलब P और R का जो रेशियो होता है, P और R का जो रेशियो होता है, जैसे P1 R1 मान लो, P2 R2 मान लो, P3 R3 मान लो, इसका जो रेशियो होता है वो आपका I1 I2 I3 होता है. ठीक है. तो आपको मैंने क्या बोला, इसका इंटू ये, इसका इंटू ये, इसका इंटू ये रेशियो होगा जब टाइम सेम है. या कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी ऐसा होता है जब कैलकुलेशन की दो चीज़ें इधर हैं और इक्वल्स टू करके ये आ रहा है, तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना हो तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके निकालता हूँ. जैसे आपने पार्टनरशिप में भी देखा होगा, पार्टनरशिप में दो चीज़ें मैटर करती है. एक मैटर करता है प्रिंसिपल, कितना रुपया आपने डाला है और कितने टाइम के लिए डाला है. ठीक है. इसके बाद नीचे मैटर करता है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बटेगा. यही तो पढ़ा. अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर मुझे इसका रेशियो पूछा रहता तो मैं क्या करता, मैं इसका इंटू ये करता, इसका इंटू ये करता, इसका इंटू ये करता और उसी रेशियो में मेरा ये आ जाता. लेकिन अब आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको रेट दे रखा है, रेट, और आपको ये बराबर दे रखा है और आपको इसका रेशियो बताना. मतलब आपको ये जो देखो ये कैलकुलेशन का, ये बीच में कैलकुलेशन का वो है बाउंड्री, इधर कैलकुलेशन हुई और इधर आपका बराबर आया है. ठीक है. तो इधर की दो चीज़ों में जब एक चीज़ आपको देके दूसरी चीज़ मिस करे तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये बात समझे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर इसका दे देता कि भाई रेट सब में सेम है तो सिंपल P1 P2 P3 ये इसका रेशियो आ जाता. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट सब में सेम दे रखा है तो ये उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा. और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो, और आपको अगर एक का रेशियो दिया आपको दूसरा का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बहुत ही ध्यान से सुनो. कैसे करेंगे, अगर आपको एक का रेशियो दिया दूसरे का रेशियो निकालना है और ये दोनों कैलकुलेशन के एक साइड है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो मतलब आपको ये तीनों का रेशियो दिया, आप पहले इन तीनों का एलसीएम लोगे, यहाँ पे लिखोगे, फिर इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखोगे, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखोगे, फिर इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखोगे, तो आपका ये आ जाएगा इसका रेशियो. ऐसे ही आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन में भी करता है. क्या कहेगा कि भाई इन्होंने इस प्रिंसिपल में डाला है, ये कितने टाइम के लिए डालें कि आपका जो रेशियो आ रहा है प्रॉफिट का वो बराबर आ जाए. तो मैंने क्या किया भाई, अब इस कैलकुलेशन के इस साइड की दोनों चीज़ें पूछ ली, मतलब एक चीज़ें दे के एक चीज़ पूछ ली. और आपको बताइए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना भाई. आप एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट सबका फायदा बराबर ए हो रहा है तो किसी ने अगर ज़्यादा पैसा डाला होगा तो उसने कम टाइम के लिए डाला होगा, किसी ने कम डाला तो उसने ज़्यादा टाइम के लिए डाला होगा, तभी तो बराबर आ रहा है. तो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है. जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है तो आपको अगर ये दिया है और आपको ये निकालना है तो क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे और फिर डिवाइड करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिखोगे. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं. अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट सब में बराबर मिला है और आपको रेट दिया है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल आपने किस रेशियो में मिलाया है. तो आपको क्या दिया है 4%, 6%, 10% दिया. तो आप क्या करोगे, इसका लोगे आप एलसीएम जो कि आ रहा है 60, फिर 60 को 4 से डिवाइड करो 15, 60 को 6 से डिवाइड करो 10 और आपका 6. तो इस रेशियो में आपका प्रिंसिपल आ चुका है. प्रिंसिपल ये आपका इंटरेस्ट था, ये आपका प्रिंसिपल, सॉरी ये आपका रेट था. और अगर आप देखोगे तो भाई ये तो 1 1 1 ही आएगा, क्योंकि देखो 15 चौका 60, 6 दहिया 60, ये 60. तो ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो है जो कि कहीं ना कहीं अगर मैं सम कर दूं तो 31 है. 31 की वैल्यू आपको 15500 दे रखी, तो कहीं ना कहीं आपका इंटू 500 किया गया है. आप इससे पूछा क्या है कि ये रेट दिया था ना कि 6% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया, भाई 10 इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपका 5000 इन्वेस्ट किया है. तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. समझ गए. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हो. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मिल्कमैन परचेज मिल्क एट ए पर लीटर एंड सेल्स एट 1.5 ए पर लीटर. मतलब ए में खरीदा, 1.5 ए में बेचा. स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विद एवरी 9 लीटर ऑफ. अब आप बताइए यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर. और यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है भाई, दो ऐड कर दिया, मतलब 11 बेच रहा है, मतलब लेकिन 9 दे रहा है. 9 दूध है, 11 दे रहा है, 11 का पैसा ले रहा है भाई. 9 दूध है, 2 पानी मिलाया, 11 दे रहा है. तो भाई कस्टमर को तो लग रहा है 11 दूध है तो 11 का पैसा देगा ना. तो यहाँ पे इसका शॉपकीपर का हो रहा है प्रॉफिट, और जब शॉपकीपर हो रहा है प्रॉफिट तो आपको दो वैल्यू दिख रहा है, छोटी वैल्यू आप इधर लिखोगे, बड़ी वैल्यू आप इधर लिखोगे. यही तो सिखाया मैंने. तो 9A इधर आ जाएगा, आपका इधर आ जाएगा 1.5A इंटू 11. आपका ए से ए चला गया, ये काट दो आप 3 से 0.5,
तो आपका 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो आप, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 25 का 30 पे इंटू 100, इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 250/3 आपका प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जहाँ पे आप फंसते हो अक्सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मैंने द पंडित्स का लाइव मॉक करा रखा है, आप जाके यूट्यूब पे देखो। तो इस जो मैंने मॉक्स का सोल्यूशन करा रखा है, मैं आपको मैंने और 360 डिग्री में रिवीजन करा रखा है। जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इंटेंस मैथ रिवीजन, वैसे मैंने इसमें भी करा रखा है। वो आपको ना हर एक दूसरे मॉक में आपको हेल्प करेगा, तब इसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।